आत्मनिर्भर भारत का नारा आज पूरे देश में गूंज रहा है। आज से 70 साल से भी ज़्यादा पहले गांधी जी ने भारत के लिए स्वराज का सपना देखा था। स्वराज यानी एक ऐसा भारत जहां हर इंसान खुद का राजा हो, एक ऐसा भारत जहां आध्यात्मिकता को भी उतना ही महत्व मिलता हो जितना पैसे को मिलता है, एक ऐसा भारत जहां प्रकृति को भी उतना ही महत्व मिले जितना प्रगति को मिले। आज हम किसी देश को गाली नहीं देंगे बल्कि खुद से ये सवाल करेंगे कि हम आखिर अपने देश को कैसा बना रहे हैं और कैसा बनाना चाहते हैं, क्योंकि ये देश हम सब का है। नमस्कार दोस्तों, मैं साहिल चौधरी आप सबका स्वागत करता हूं इंडिया टॉक्स पे। वीडियो को शुरुआत करते हैं सबसे पॉपुलर खबर की, यानी भारत सरकार के 59 चाइनीज़ ऐप के बैन को लेके। इन ऐप्स को बैन करना अच्छा कदम है क्योंकि चीन को झटका देना ज़रूरी था। और दूसरी बात, ये जितनी भी ऐप्स हैं ये सारे भारत के लिए खतरा बन सकती थी क्योंकि ये अपना सारा डेटा चाइना में स्टोर करती है, और जो भी कंपनी चाइना में अपना डेटा स्टोर कर रही है या वहाँ पर पॉपुलर है, उन सब के लिए ये ज़रूरी है कि वो सारे डेटा ज़रूरत के टाइम चाइनीज़ गवर्नमेंट के साथ शेयर करे। और ऐसे चाइनीज़ ऐप को आम आदमी से लेकर के आर्मी वालों से लेकर के बड़े बड़े मंत्री तक यूज़ कर रहे थे, इसीलिए भारत की सेफ्टी के ऊपर बहुत बड़ा खतरा बन सकते थे। ये कंपनियां भारत से जितना डेटा कलेक्ट करती है, जितने भी इंडियंस का डेटा है, उन सबको इन्हें भारत में ही स्टोर करके रखना पड़ेगा। अगर वो ऐसा नहीं करती हैं तो ये भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा। और दूसरी तरफ भारत सरकार को ऐसे कंपनीज़ को आइडेंटिफाई करना होगा जो ऐसे चाइनीज़ और अमेरिकन ऐप्स के इंडियन अल्टरनेटिव हो, यानी इंडियन स्टार्टअप्स हो, और उनमें पैसा डालना होगा, उनको सपोर्ट करना होगा ताकि वो अपने आप को इतना ज़्यादा बड़ा कर सकें कि धीरे धीरे करके जितने भी इंडियंस हैं वो इन चाइनीज़, अमेरिकन या दूसरे कंट्रीज़ के ऐप से हट करके अपने खुद के ऐप्स पर आ जाएं। अब बात करते हैं आत्मनिर्भर भारत की। आत्मनिर्भर भारत यानी ऐसा भारत जिसकी निर्भरता किसी और देश पर ना हो, जो सेल्फ रिलायंट हो। एक ग्लोबल इकोनॉमी में निर्भरता दोनों तरफ से होती है। जैसे चाइना एक मैन्युफैक्चरिंग हब है, वो सामान बनाता है और भारत उससे खरीदता है। तो अब हम समझते हैं कि कौन किस पे निर्भर करता है। क्योंकि हम चाइना से सामान इंपोर्ट करते हैं, इसलिए चाइना हमारे ऊपर निर्भर करता है। कैसे? हम जो सामान खरीदते हैं वो चाइना में बनता है, चाइनीज़ फैक्ट्रीज उन्हें बना करके बेचती हैं। अगर भारत अचानक से सारे चाइनीज़ ऐप्स के ऊपर, चाइनीज़ सामानों के ऊपर पूरी तरीके से चाइनीज़ प्रोडक्ट के ऊपर बैन लगा दे तो चाइना की इकोनॉमी बहुत बड़े स्तर पे गिरेगी। चाइना के बहुत लोग बेरोज़गार हो जाएंगे, वहाँ की बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज और कंपनीज बंद हो जाएंगी। क्योंकि कोई कंपनी सामान तभी बनाता है जब कोई उसे खरीदता है। अगर खरीदने वाला सामान को खरीदे ही ना तो कंपनी बना करके सामान को स्टोर थोड़ी ना करेगी, वो क्यों बनाएगी सामान को। और अगर कोई कंपनी का सामान कोई खरीद नहीं रहा है तो प्रोडक्शन नहीं करेगी तो वर्कर का ज़रूरत नहीं है, तो जितने भी वर्कर्स हैं उन सबको निकाल दिया जाएगा। तो क्योंकि चाइना की इकोनॉमी, चाइना की कंपनीज, चाइना की जो अर्थव्यवस्था है वो हमारे ऊपर डिपेंड करती है कि हम उनका सामान कैसे खरीदते हैं। इसीलिए हम कभी भी चाहें तो उनका सामान नहीं खरीद करके उनकी इकोनॉमी गिरा सकते हैं, लेकिन हम भी चाइना के ऊपर उसी तरीके से उतना ही ज़्यादा निर्भर करते हैं। मैं समझाता हूँ कैसे। भारत में हम जितना भी सामान यूज़ करते हैं, एक स्मार्टफोन और टैबलेट्स, लैपटॉप से ले करके एक छोटे छोटे सामान जैसे कांटी हो गया, इलेक्ट्रॉनिक का सामान हो गया, और आप यकीन भी नहीं कर सकते हैं छोटे छोटे इतने सामान आपके घर में चाइनीज़ है जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। हमारा देश चाइनीज़ सामानों के ऊपर इतना ज़्यादा निर्भर करता है कि आज हम अचानक से अगर चाइना से पूरा ट्रेड ख़त्म कर दें, पूरा एक बैरियर लगा दें, तो सबसे ज़्यादा जिस देश को नुकसान होगा वो है भारत। हमारे यहाँ की बहुत सारे जो काम है वो अचानक से रुक जाएंगे। आप जिस फ़ोन में बैठ करके इस वीडियो को देख रहे हैं या जिस लैपटॉप का इस्तेमाल आप काम के लिए करते हैं, उनमें जो पार्ट्स लगे हैं वो सारे चाइनीज़ हैं। अगर मान लीजिए अगर चाइना से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बंद कर देते हैं हम, और आपका लैपटॉप या मोबाइल कल ख़राब हो जाता है, तो आप उसे ठीक कैसे कराएंगे? क्योंकि उसके अंदर जितने भी पार्ट्स लगते हैं वो चाइना से आते हैं। अगर आपका फ़ोन या टैबलेट मेड इन इंडिया भी है तो भी वो सिर्फ इंडिया में असेंबल होता है। जो उसके छोटे छोटे पार्ट्स जब ख़राब हो जाएंगे तो वो सारे आज भी चाइना में ही मैन्युफैक्चर होते हैं। चाइना अगर उन्हें नहीं देगा तो आपके देश में वो आ ही नहीं पाएगा, आपका सामान ठीक ही नहीं होगा। आप सोचेंगे कि ठीक है मैं नया सामान खरीद लूँगा, लेकिन नया सामान भी आप कहाँ से खरीदेंगे? क्योंकि नया सामान के अंदर जो पार्ट लग रहा है वो भी तो चाइना से आ रहा है। तो भले ही आपका जो सामान है वो असेंबल इंडिया में हो रहा है, लेकिन चाइना अगर उसे पार्ट्स देना बंद कर देगा तो आपका सामान ही इंडिया में नहीं बन पाएगा। यहाँ तक कि आप जो दवाई खाते हैं उसके भी रॉ मटेरियल्स मैक्सिमम चाइना से आते हैं, तो आप दवाई भी नहीं खा पाएंगे। जबकि भारत दुनिया का एक बहुत बड़ा फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर है, इसके बाद भी हमारा जो मेजॉरिटी रॉ मटेरियल आता है वो चीन से ही बन के आता है। तो एक ग्लोबल इकोनॉमी में, एक एक्सपोर्ट इंपोर्ट इकोनॉमी में जो निर्भरता होती है वो दोनों तरफ से होती है। जो बनाने वाला है उसका भी निर्भरता है खरीदने वाले के ऊपर, और खरीदने वाले का भी निर्भरता बनाने वाले के ऊपर है। आत्मनिर्भर भारत, वापस से हम इस टर्म पे आते हैं। आत्मनिर्भर भारत ऐसा भारत है जो ना किसी से सामान खरीदेगा ना किसी को बेचेगा। क्योंकि अगर हम सामान नहीं खरीदते हैं
तो सिर्फ हम आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे, क्योंकि अगर हम दूसरे को बेच रहे हैं चीन की तरह, तो हो सकता है फ्यूचर में किसी और कंट्री के साथ हमारे कन्फ्लिक्ट हो और वो भी भारत के सामान को ऐसे ही बैन कर दे। तो उससे भले हम कुछ दिन के लिए बहुत ज़्यादा डेवलप होंगे, लेकिन हमारी इकोनॉमी अचानक से रुक जाएगी, हमारे यहाँ के भी फैक्ट्रीज बंद हो जाएंगे, क्योंकि जो देश हमसे सामान खरीद रहा होगा वो भी हमारे सामान खरीदने से बंद कर देगा। तो हमारी यहाँ की कंपनियाँ भी किस लिए बनाएंगी जब अचानक से उनका डिमांड कम हो जाएगा। तो इसीलिए आत्मनिर्भर भारत और जो मेक इन इंडिया है वो सुनने में एक जैसा लगता है, लेकिन वो थोड़े अलग अलग डायरेक्शन में जाते हैं। क्योंकि मेक इन इंडिया की जब हम बात करते हैं तो यहाँ हम कहते हैं कि हम भारत को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएंगे, यानी जैसे चीन है दुनिया की फैक्ट्री, जितने भी दुनिया की कंपनीज है वो भारत में आके अपने सामान बनाएंगे, लेकिन उन सबको भारत में नहीं बेचेंगे बल्कि दुनिया भर के देशों में बेचेंगे। यानी कोई अमेरिका का कंपनी भारत में आएगा, सामान बनाएगा और उसे बेचेगा चीन में। तो अभी तक आप इतना समझ गए होंगे कि अगर हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो हमें मेक इन इंडिया का भी त्याग करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनते हैं और अपने सामान बना के दुनिया भर में बेचते हैं, तो जैसे आज हम चीन को उसके सामान को बंद करने की धमकी दे रहे हैं, फ्यूचर में कोई और देश हमें हमारे सामान को बंद करने की धमकी दे सकता है। तो असल में आत्मनिर्भर भारत का पूरा अच्छा डेफिनेशन क्या होगा, बिल्कुल सरल और सही डेफिनेशन क्या है आत्मनिर्भर भारत का। भारत आत्मनिर्भर देश तभी बन सकता है जब भारत के जितने भी ज़रूरत के सामान हैं वो सारे भारत में ही बन रहे हों। यानी भारत खुद बनाएगा, खुद खाएगा, ना किसी को बेचेगा, ना किसी से खरीदेगा, क्योंकि किसी को बेचना भी उसके ऊपर निर्भरता है और किसी से खरीदना भी उसके ऊपर हमारी निर्भरता है। अब समझते हैं कि क्या ये पॉसिबल है कि आज के ग्लोबल युग में, ग्लोबलाइजेशन के युग में भारत खुद ही अपना सामान बनाए, खुद ही यूज़ करे, ना दुनिया से कुछ खरीदे ना दुनिया को कुछ बेचे। क्या ये पॉसिबल है? इसका जवाब हमें आज से 70 साल पहले महात्मा गांधी के शब्दों में मिल सकता है। महात्मा गांधी ने उस समय स्वराज का नारा दिया था। भारत के आज़ाद होने के कुछ ही सालों के बाद महात्मा गांधी हमें छोड़ के चले गए और उसके बाद से भारत में जितने भी इकोनॉमिक एक्शंस लिए गए हैं, भारत की अर्थव्यवस्था का जो निर्देशन है वो नेहरू गांधी परिवार ने ही किया है। ये सिलसिला 1990 तक चलता आया। 1990 में जब पीवी नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह को फाइनेंस मिनिस्टर, ये दोनों मिल करके भारत में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन लेकर के आए। इन्होंने भारत की इकोनॉमी को खोल दिया। जो इंदिरा गांधी ने भारत की इकोनॉमी को एक तरह से बंद कर दिया था फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए। तो इस तरीके से हमारे देश की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ी। लेकिन एक सेकंड के लिए हम मान लेते हैं कि अगर गांधी जी देश की आज़ादी के कुछ ही सालों बाद हमें छोड़ के नहीं गए होते और अगर उन्होंने डिसाइड किया होता कि भारत की इकोनॉमी कैसी होगी, तो गांधी जी का भारत कैसा होता। आज हम जिस आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं, इसका नारा तो सबसे पहले 70 साल से भी ज़्यादा पहले गांधी जी ने ही दे दिया था। वो चाहते थे कि भारत अंग्रेजी प्रोडक्ट्स के ऊपर जो निर्भरता है उसे ख़त्म कर दे और भारत अपने सामान खुद बनाए। बल्कि भारत ने अपने आज़ादी के शुरुआती 50 साल तक अपने इकोनॉमी को बिल्कुल बंद करके रखा और जब खोला तब एक ही साथ इतने सारे अमेरिकन और चाइनीज़ कंपनी आ गए कि भारतीय कंपनियों को उगने का कभी मौका ही ठीक से नहीं मिला। इसका कारण ये है कि हमने हमेशा सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी के ऊपर ध्यान दिया, यानी ऐसी इकोनॉमी जिनमें 2-4 बड़े बड़े कंपनीज हो जो सारे प्रोडक्ट्स बनाएं और बाकी लोग खरीदें। इसीलिए आप लोग जो हिस्ट्री पढ़ते हैं आपको पता होगा कि भारत की आज़ादी के शुरुआती समय में हमने जर्मनी के साथ, जापान के साथ, साथ ही साथ रशिया के साथ मिलकर के कई सारे भारत में स्टील फैक्ट्रीज और अलग अलग तरह के फैक्ट्रीज खोले और हमने सोचा कि यही फैक्ट्रीज हमारे देश के जो वर्कर्स हैं उन सबको नौकरी देंगे और इससे हमारा देश चलेगा। लेकिन हमारे देश की पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है कि ये तरीका कभी काम ही नहीं आया। और गांधी जी जिस इकोनॉमी की बात किया करते थे वो था डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी। अभी समझते हैं कि डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी क्या है, लेकिन उससे पहले मैं आपको चाइना का इकोनॉमिक तरीका बताता हूँ। वो सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड से एक कदम आगे है। चाइना की जो इकोनॉमी थी वो तो वैसे डिसेंट्रलाइज थी, क्योंकि चाइना में जितना भी मैन्युफैक्चरिंग है वो सारा एक ही शहर में नहीं हो जाता है, बल्कि उन्होंने अलग अलग पार्ट्स के लिए अलग अलग एरियाज डिफाइन कर दिए हैं। उनके देश में अलग अलग जो छोटे छोटे शहर हैं वो किसी एक एक प्रोडक्ट के लिए स्पेशलाइज्ड है। जैसे किसी एक शहर में खिलौने बनते हैं, किसी और में कोई एक स्पेशल तरह के पार्ट्स बनते हैं, किसी तीसरे में कोई मेडिकल इक्विपमेंट के सामान बनते हैं। लेकिन इनकी जो डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी थी उसे कंट्रोल सेंट्रली किया जाता था। यानी ऐसा नहीं है कि कोई भी इंसान अपने मर्जी से कुछ भी बनाया जा रहा है और खरीदने वाले का ठिकाना है नहीं कि कोई है कि नहीं। यहाँ पे जो सरकार है वो बहुत ही चालाकी के साथ रिसर्च करके ये पता लगाती है कि दुनिया भर में किस सामान का ज़रूरत इस समय चल रहा है, यानी किस प्रोडक्ट का डिमांड है। उसके बाद जो चीन की सरकार है वो अपने देश में ढूंढती है कि इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए कौन सा एरिया सही है, कहाँ पे इस तरह के रॉ मटेरियल्स आसानी से मिल जाते हैं। इसके बाद जो चीन की सरकार है उस एरिया में बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बना देती है और फिर वहाँ के लोगों को इंसेंटिव्स देना, लोन्स देना शुरू कर देती है ताकि वो वहाँ पे लोन लें
और उस एरिया में वैसे उद्योग खड़े करें, यानी उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने के। अगर कोई इंसान उस एरिया में सरकार के बताए हुए उद्योग को करता है तो उसे बहुत सारे इंसेंटिव्स और बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं, इसे लोग खुशी खुशी उस काम को शुरू कर देते हैं। तो इससे होता क्या है, जो सरकार है वो अपने लोगों से कोई एक सामान बहुत ही अच्छे क्वालिटी में या घटिया क्वालिटी में जैसा भी ज़रूरत होता है बहुत बल्क में बना लेती है। इस सामान को लेकर के सरकार जिस देश में ज़रूरत होता है वहाँ जा करके डंप कर देती है। इसमें चीन क्योंकि एक सामान को बहुत बल्क में बनाता है और बहुत सारे लोग एक साथ मिलकर एक उद्योग खोलते हैं और उसे बनाते हैं, इसलिए वो सामान का जो कॉस्ट है वो बहुत कम हो जाता है। और दूसरी बात, क्योंकि एक ही एरिया में बहुत सारे लोग एक ही काम को कर रहे होते हैं, इसीलिए उस एरिया में बिल्कुल एक इकोसिस्टम सा बन जाता है जहाँ हर सामान वहीं पे अवेलेबल कुछ दिन के बाद होने लगता है। ये जो तरीका है ये फॉरेन बायर्स के लिए भी उनका काम आसान कर देता है। अगर उनको चीन में आकर के कोई एक सामान खरीदना है, मान लीजिए किसी को एक नीडल खरीदना है, तो उसको पूरे चीन में भटकने की ज़रूरत नहीं है। उसे पता है कि चीन में एक ही शहर है, एक ही इलाका है जहाँ पे नीडल्स बनते हैं, उसको सीधे उस इलाके में पहुँच जाना है और उसको उसके ज़रूरत की सारी सामान वहीं पे मिल जाएंगे। दोस्तों यही वो काम है जिसे हमें करने की ज़रूरत है। तो हम चीनी कंपनियों को, चीन के सामानों को तो देश से भगा सकते हैं, लेकिन चीन के जो आइडियाज़ है उनको नहीं भगा सकते, क्योंकि पूरी दुनिया इकोनॉमिक डेवलपमेंट के मामले में चीन का लोहा मानती है और हमारे देश का जो आबादी है वो भी चीन के ही जैसा है। इसलिए चीन जिस आइडियाज़ को इस्तेमाल करता है वो हमारे देश के लिए बहुत कारगर साबित हो सकते हैं। इन आइडियाज़ ने प्रूव किया है कि ये कितने कारगर है और कितना ज़्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये ला के दिखा सकते हैं। इसलिए हमें इसी पॉलिसी के ऊपर काम करना पड़ेगा जो चाइना करता है, लेकिन इसमें थोड़ा ट्विस्ट करना पड़ेगा, यानी चाइनीज़ खाने में इंडियन मसाला डालना पड़ेगा हमें। अब जानते हैं कि गांधी जी किस भारत का सपना देखते थे। गांधी जी जिस भारत का सपना देखते थे वो था एक डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी वाला भारत, ऐसा भारत जहां छोटे छोटे गांव, छोटे छोटे कस्बे ही अपने आप में एक आत्मनिर्भर कस्बे बन जाए, वहां पे सामान बने और आसपास के कस्बों में ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट्स को अपने खाने के लिए भी दूसरे के ऊपर निर्भर ना करना पड़े, यानी मान लीजिए कोई एक स्टेट है तो उसे खाने की ज़रूरत पूरी करने के लिए भी किसी और स्टेट का मुंह ना देखना पड़े, उसके अंदर ही ये सारी ज़रूरतें पूरी हो जाएं। और जब हम दूसरी तरफ देखते हैं तो भारत में कितना एम्प्लॉयमेंट रेट है वो कैलकुलेट किया जाता है, यानी जो विपक्ष है वो सरकार से सवाल पूछते हैं कि उसने इस साल कितना नौकरी जनरेट किया, कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया। और जब सरकार कहती है कि हम सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट देना ही मानते हैं, हम पकौड़े बेचने वाले को भी एक एम्प्लॉयड इंसान मानते हैं, तो विपक्ष हंसते हैं, इसका मजाक उड़ाते हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि सेल्फ एम्प्लॉयड आदमी को भी एक एम्प्लॉयड आदमी की श्रेणी में कैलकुलेट करना चाहिए, क्योंकि अब भारत में रह करके एम्प्लॉयमेंट का परसेंटेज कैलकुलेट करना और जो भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का सपना देखना आज के डेट में एक छेद वाले नाव में सवारी करने के जैसा है। दोस्तों हम पास्ट का पीछा कर रहे हैं लेकिन हम फ्यूचर को नज़रअंदाज किए जा रहे हैं। दोस्तों आप सब जानते होंगे कि जो ऑटोमेशन है वो किस तरीके से लोगों की नौकरियां खा रहा है, कैसे कैसे प्रेडिक्शन है कि 2050 तक कितने सारे नौकरियां चले जाने वाले हैं लोगों के हाथों से। चाहे अपने देश में कितने भी सस्ते लेबर क्यों ना खड़े कर दे, मशीन उससे 2 रुपये कम में ही आपको काम करके दे सकता है। तो वर्ल्ड के एक ऐसे स्टेज में जहाँ पूरी दुनिया ऑटोमेशन की तरफ जा रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ जा रही है, उस समय हम ऐसे सपने देखिए कि हम भारत को सस्ते लेबर कॉस्ट के बदौलत एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएंगे, ये बहुत ही गलत सोच है। ये आज की हकीकत है और लोगों को आज नहीं तो कल ये बात मानना ही पड़ेगा कि जो मशीन है वो इंसानों से ज़्यादा एफिशिएंट है और ऐसे जितने भी काम जो हम करते हैं वो मशीन हमसे बेहतर और सस्ते दामों पे कर सकते हैं। और हम चाहे कितने भी कोशिशें कर लें, धीरे धीरे मशीन हमारी जगह लेने वाली है और हमारे जितने भी आज के जो ट्रेडिशनल जॉब्स हैं वो सारे हमारे हाथ से छीनने वाले हैं। तो ऐसे में आपके मन में भी, मेरे मन में भी, हम सब के मन में ये सवाल आता है तो आखिर इसका सल्यूशन क्या है? हम आखिर क्या कर सकते हैं जिससे हमारा देश एक आत्मनिर्भर भारत बने, जिससे हमारे लोगों के पास पैसा रहे, नौकरी रहे? हम आखिर क्या कर सकते हैं हमारे इकोनॉमी के लिए? तो भारत में 1970-80 से पहले यानी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से पहले का समय अगर देखें तो भारत में 90% से ज़्यादा लोग सेल्फ एम्प्लॉयड थे, यानी वो किसी प्लांट के लिए, किसी फैक्ट्री के लिए या किसी कंपनी के लिए जॉब नहीं करते थे, वो खुद अपना पैसा कमाते थे खुद के लिए, यानी एक तरह से काम करते थे। अगर आपको एक सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी का, एक आत्मनिर्भरता का सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल देखना है तो आप हमारे देश के गाँव को देख सकते हैं। हमारे देश के जो गांव है वो सबसे आइडियल एग्जाम्पल है एक आत्मनिर्भर देश के या एक आत्मनिर्भर स्टेट के। आजकल तो गांव का कल्चर खत्म होते जा रहा है, लेकिन आप में से जितने लोगों ने देखा होगा पुराने ज़माने में, आप जानते होंगे कि गांव किस तरीके से ऑपरेट किया करता था। गांव में जाति के हिसाब से हर एक काम को डिवाइड कर दिया गया था। गाँव में जितने भी काम होते थे, एक बाल काटने से लेकर के किसी के चप्पल जूते बनाने तक, वो सारे गाँव में ही किए जाते थे। हर एक गाँव में जिस तरीके से जातियों में बांटा जाता तो वो एक सोशल स्ट्रक्चर बनने से पहले एक इकोनॉमिक स्ट्रक्चर था,
यानी जो जिसका काम करता है उस काम के हिसाब से उसे बांटा जाता था। क्योंकि उस ज़माने में इंटरनेट नहीं हुआ करता था, इसीलिए स्किल को ट्रांसफ़र करने का सबसे अच्छा तरीका यही था कि एक बाप अपने स्किल को अपने बेटे को सिखाए, वो अपने बेटे को सिखाए और इस तरीके से जो स्किल है वो जनरेशन वाइज ट्रांसफ़र होता रहे। पर धीरे धीरे इस स्ट्रक्चर में मिलावट की वजह से जो इसका इकोनॉमिक एसेंस था वो ख़त्म होता गया और ये एक जाति प्रथा बन गया जिसमें बहुत सारे भेदभाव होने लगे और इसका एक गलत पिक्चर दुनिया के सामने आने लग गया। पर पुराने ज़माने में जो गांव होते थे उसमें एक गांव को अपने किसी भी ज़रूरत को पूरा करने के लिए किसी दूसरे गांव में जाने का ज़रूरत पड़ता ही नहीं था, वो गांव अपने में ही पूरी तरीके से सफिशिएंट था। तो दोस्तों आज मैंने आपको सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी का तरीका समझाया। मैंने आपको चाइना का तरीका बताया कि चाइना किस तरीके से सेंट्रल और डिसेंट्रल को मिला करके एक नए तरीके से काम करता है और बहुत ही इफेक्टिव काम कर रहा है। मैंने आपको गांधी जी का तरीका बताया कि गांधी जी किस तरीके के भारत का सपना देखा करते थे और मैंने आपको अपने गांवों का एग्जांपल दिया कि किस तरीके से गांव एक सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी का एक परफेक्ट एग्जांपल हो सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था, आज मैं कोई जवाब नहीं दूंगा, आज ये हम सब के लिए सवाल है। अब इन सब में से कौन सा वो तरीका है जिससे भारत आगे जा सकता है, ये मैं आपको नहीं बताऊँगा, ये आपको दिमाग लगाना है, आपको सोचना है आज, क्योंकि ये देश हम सब का है, इसलिए हम सबको मिल करके इसके ऊपर विचार करना है। मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को जितने ज़्यादा लोगों तक हो सकते हैं, अपने दोस्त, अपने रिश्तेदार, अपने कलीग्स या फिर जो सरकार के लोग हैं, अगर उन तक आपकी पहुंच है तो वहां तक भी पहुंचाइए, क्योंकि आज ज़रूरत है कि भारत के जितने लोग हैं, भारत के जो पॉलिसी मेकर्स हैं, वो सब मिल बैठ करके ये डिसाइड करें कि हम भारत को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो आप इसे एक लाइक दे सकते हैं, हमें बहुत खुशी होगी। और ऐसे ही वीडियोस लगातार पाते रहने के लिए आप इंडिया टॉक्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।